जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 23 और 24 अप्रैल के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करूंगा। जो दोस्त रेगुलर इस क्लास को देख रहे हैं उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत डिस्कस की जाती हैं, जैसा कि आपकी आर्थिक समीक्षा का डेटा, बजट का डेटा, इसके साथ ही वन रिपोर्ट का डेटा और भी बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत डिस्कस किए जाते हैं जो करंट चर्चा में रहते हैं। इसके साथ ही 2021 के करंट अफेयर का मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का आयोजन दोस्तों उदयपुर में किया गया था, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। एज इट इज़ प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। नीरज कुमार पवन जो हैं को राष्ट्रीय क्रीड़ा परिषद का राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। वन्य जीव प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में स्थापित किया गया है। तो वन्य जीव प्रबंधन हेतु जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए ताल छापर चूरू में स्थापित किया गया है। 2021 में पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी जो हैं वो वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है 2021 का। इसको भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन जाए। राजस्थान राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। मतलब टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग जो कि कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व दोस्तों बन चुका है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के नंबर में 52 पर आता है और राजस्थान में ये 4th नंबर पर है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला है कि पुरातत्व संग्रहालय विभाग के द्वारा राजस्थान को जून 2021 में टोंक के नगर पोर्ट में एक तालाब की खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले हैं, ये मालव गणराज्य से संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो कि मैं प्रत्येक करंट अफेयर के अपने रोजाना के वीडियो में अलग अलग तरीके से 2021 के जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करता हूँ। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। एज इट इज पूछा जाएगा, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति या इसको जन लेखा समिति के नाम से भी जाना जाता है, सभापति के पद पर किन की नियुक्ति की गई है। आपको पता है कि जो सदन में विपक्ष के नेता होते हैं वो इस सीट पर रहते हैं, मतलब कि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो गुलाब चंद कटारिया जी जो हैं वो यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो विधानसभा के बारे में बात हुई है तो देख लेते हैं ये कौन सी विधानसभा है। इस विधानसभा का नंबर कौन सा है, तो ये 15वीं विधानसभा है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। प्राक्कलन समिति क के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, श्री राजेंद्र पारिक जी हैं। प्राक्कलन समिति जो कि अनुमान समिति के नाम से भी जनरली जानी जाती है, श्री दयाराम परमार जी हैं। 15वीं विधानसभा राजस्थान में वर्तमान समय में अस्तित्व में है। नेता प्रतिपक्ष की बात करूं तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है उन्हीं को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, सभापति बनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा गुलाब चंद कटारिया। यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उसको ध्यान रखना है। तो विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सीपी जोशी जी हैं। सदन के नेता की बात करूं तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो जनरली सदन के नेता होते हैं, तो अशोक गहलोत जी हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही बात करें तो प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया जो कि काफ़ी ज़्यादा जो एज वाले व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर, तो इस बार की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, तो गुलाब चंद कटारिया जी को बनाया गया था। मुख्य सचेतक की बात करूं तो श्री महेश जोशी हैं और उप मुख्य सचेतक की अगर मैं बात करूं तो महेंद्र चौधरी जी हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने लगभग आपको जो विधानसभा है उसकी मैक्सिमम डिटेल आपको बताती है। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एज इट इज पॉलिटिकल साइंस में आपका क्वेश्चन बन सकता है। कौन प्राक्कलन समिति क के सदस्य हैं, तो राजेंद्र पारिक जी हैं। प्राक्कलन समिति ख के सदस्य, मतलब प्राक्कलन समिति के दो भाग हैं, एक तो क है और एक ख है। उसमें राजेंद्र पारिक जी क के हैं और ख के हैं श्री दयाराम परमार जी। 15वीं विधानसभा के डेटा को जरूर ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए कलेक्टर सिद्धार्थ सिंह को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये किस जिले के कलेक्टर हैं, आपको ध्यान रखना है कि चूरू जिले के कलेक्टर हैं। खेलो इंडिया अभियान जो चलाया गया था उसके लिए यहाँ के चूरू के जिला कलेक्टर ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है, तो श्री सिद्धार्थ जी को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनको सम्मानित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन ऑल ओवर रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है दोस्तों कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में जो आवास बनवाने के लिए जो योजना चलाई जा रही है, उसमें राजस्थान ने बेहतरीन मतलब ज़्यादा आवास बनवाए हैं, तो प्रथम नंबर पर राजस्थान आ गया है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व श्री जनार्दन गहलोत जी जो हैं के नाम से किस देश में स्टेडियम बन रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंटीना में दोस्तों ये स्टेडियम बन रहा है, क्योंकि जनार्दन गहलोत जी ये बोल सकते हैं कि फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो ये बहुत लगभग 30 वर्षों तक इन्होंने मतलब सेवा दी है फुटबॉल के क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि किनके नाम से बन रहा है। तो राजस्थान के एक प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं जनार्दन गहलोत जी, अर्जेंटीना में इनके नाम से एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में असत्य कथन बताना है, कौन सा असत्य है। 1 फरवरी 2020 को प्रारंभ की गई फर्स्ट स्टेटमेंट है, कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। पहले इसका नाम अक्षत योजना था, बाद में इसका नाम बेरोजगारी भत्ता, और बाद में फिर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से इसको बोला गया। बेरोजगारी भत्ता इसमें पुरुषों को मिलता है लगभग 3,000 रुपये, महिलाएं हो, ट्रांसजेंडर हो या दिव्यांग जो भी इसके पात्र हैं उनको 3,500 रुपये मिलते हैं, पुरुषों के अलावा प्रति माह रुपये मिलते हैं, और 2 वर्ष तक, अधिकतम 2 वर्ष तक मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि लगातार लंबे समय तक, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी, न कि 2020 को। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये छोटे से ट्विस्ट कर दिए जाते पेपर में और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कौन सा विभाग इसको संचालित करता है, कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग इसको संचालित करता है। पहले इसका नाम अक्षत योजना था, बाद में इसका नाम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया गया। बेरोजगारी भत्ता पुरुषों के लिए 3,000, अन्य के लिए जैसे महिलाएं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग पात्र के लिए 3,500 रुपये यहाँ पे दिए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 के अनुसार इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना दोस्तों जोधपुर में की जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बजट में और कौन सी घोषणा हुई है जोधपुर के बारे में, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। महत्वपूर्ण घोषणा है कि एक तो वहाँ पे डेंटल कॉलेज दिया जाएगा, इनलैंड ड्राई पोर्ट की वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, मतलब इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ पे खोला जाएगा। डायरेक्ट पूछेंगे कि राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, बजट के अनुसार तो ध्यान रखना है जोधपुर में खोला जाएगा। अभी नवीन डेंटल कॉलेज खोलने की बात इस बजट में कहाँ पे की गई है, जोधपुर में की गई है। इनलैंड ड्राई पोर्ट कहाँ पे खोला जाएगा, जोधपुर में खोला जाएगा। मैं रेगुलर वीडियो के माध्यम से आपको 2-3 दिन के अंतराल पे ये सारे फैक्टर रिवाइज करवाता हूँ, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से ये सारे फैक्टर समझ में आ जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिलों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अजमेर में वृद्धि हुई है, मतलब अजमेर का जो वन क्षेत्र था दोस्तों, उसके वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 26.45 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। पाली में लगभग 26 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, बीकानेर में लगभग 24 की, और नागौर में लगभग 23 की वृद्धि हुई है। तो अजमेर में 26.5, पाली में 26, बीकानेर में लगभग 24 और नागौर में लगभग 23 की वृद्धि हुई है। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से सही सुमेलित हैं कि अजमेर में 26.5 की लगभग वृद्धि हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि कितने। और एक चीज़ और बता दूं, 19 जिलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, मतलब वन क्षेत्र में, और 14 जिलों के क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी हुई है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये फैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो राजस्थान जन आधार योजना कब लागू की गई। ये क्वेश्चन आरएस प्री में कुछ इसी टाइप का जन आधार प्राधिकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे ध्यान रखना है, राजस्थान जन आधार, मैंने पहले ही बताया मैं योजनाओं का क्वेश्चन भी इसमें रखता हूँ। कम से कम 7-8 चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी है, जिससे कि एक ही वीडियो आपका बूस्टर सीरीज की तरह काम करेगा। राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है। बजट 2022-23 में सबसे कम परिव्यय किस क्षेत्र में परिवहन किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इन दिए हुए क्षेत्रों में से वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे कम व्यय जो है वो किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितना व्यय किया जाएगा। सामाजिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा, मतलब जो पेंशन और जितनी भी जो सेवाएं चल रही हैं उसमें सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में लगभग टोटल बजट का 46.35%, अगर राजस्थान सरकार 100 रुपये खर्च कर रही है ओवरऑल एक साल में, तो 46.35 रुपये खर्च करेगी सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में।
राजस्थान सरकार विद्युत क्षेत्र में लगभग खर्च करेगी लगभग 15 रुपये 14.89% खर्च करेगी। दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास आ जाएगा दोस्तों 46 के बाद दूसरे नंबर पर 16.54 और तीसरे नंबर पर विद्युत आएगी। तो ये तीन तो आप याद रखिएगा, आपके पेपर में डायरेक्ट टपकेंगे और आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाएगी, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र लगभग चौथे नंबर पर आता है। मत्स्य पशुपालन ये सारे इस संबद्ध क्षेत्र में आते हैं। कृषि के क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, कृषि के संबद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं? पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया, ये सारे इसके संबद्ध क्षेत्र में आते हैं। परिवहन में लगभग 5.91% खर्च किया जाएगा। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में लगभग 3.62, आर्थिक सेवाओं में लगभग 2%, उद्योग एवं खनिज में लगभग 1.23, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम में लगभग 0.17, वैज्ञानिक सेवाओं में लगभग 0.01% ही खर्च किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और विद्युत, ये तीन ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। टोटल परिवेश सरकार के द्वारा, ये आप देख लीजिए, ये सारा परिवेश करोड़ों में है। तो 1,69,655 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा इस बजट सेशन के तहत सारे खर्च किए जाने वाले हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा फरवरी के करंट अफेयर का हम रिवीजन कर लेते हैं। फरवरी का करंट क्या इंपॉर्टेंट रहा है। ऑपरेशन अस्मिता चलाया गया था, कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा मदद से चलाया गया था। ऑपरेशन अस्मिता बूंदी जिले के कलेक्टर के द्वारा चलाया गया दोस्तों। ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन अस्मिता ये देह व्यापार को समाप्त करने एवं बालिकाओं को बेहतर बचपन के साथ सर्वांगीण विकास प्रदान करने के लिए 15 फरवरी 2022 से जो जिला प्रशासन है बूंदी का, उसके द्वारा कलेक्टर की नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। 5 फरवरी 2022 को राजस्थान की आबकारी नीति जारी की गई, इसको भी ध्यान रखिएगा। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया गया 13 से लगभग 16 फरवरी 2022। मिस्टर एवं मिस पोखरण का खिताब, मिस्टर पोखरण का खिताब तो जीता भरत बोरा ने और मिस पोखरण का खिताब जीता है निकिता राठौड़ ने। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नायाब हुनर हाट प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में किया गया दोस्तों। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 14 से 28 फरवरी तक मनाया गया और इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का शिलान्यास चौंप जयपुर में किया गया, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन अस्मिता बूंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये तो देह व्यापार और बालिकाओं के बचपन को सुधारने से संबंधित है। देह व्यापार को समाप्त करना है कुछ क्षेत्रों में जो वहां पे चल रहा है। और आबकारी नीति 5 फरवरी 2022 को जारी की गई। मरु महोत्सव 13 से 16 फरवरी तक। मिस्टर और मिस पोखरण, मिस्टर तो बने हैं भरत बोहरा और निकिता राठौड़ बनी है मिस पोखरण। नायाब हुनर हाट जयपुर में लगाया गया था, इसको ध्यान रखना है। सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम को ध्यान रखना है। किस माह में मनाया जाता है? तो फरवरी में। और सबसे बड़ा जो तीसरे नंबर का स्टेडियम बन रहा है वो चौंप जयपुर में बन रहा है। अब प्रीवियस ईयर एग्जाम में कुछ कृषि और उद्यानिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, मूंगफली है। बासमती किसकी किस्म है? तो चावल की, एज इट इज एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान में वालरा कृषि सिरोही क्षेत्र में दोस्तों की जाती है। ये स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया? 1989 में। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2 फरवरी 2013 को इसको लागू किया गया, इसको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछेगा राजस्थान की शब्दावली से तकावी का अर्थ क्या है? तो कृषि कार्य के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम जो धनराशि दी जाती है उसको तकावी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जीरे का उत्पादन रीट के पेपर में पूछा गया। बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली के क्षेत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है? तो चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध माना जाता है। ये कृषि और उद्यानिकी के क्षेत्र में जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब थोड़ा पशुगणना के बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहली पशुगणना 1951 में की गई। जब ये पशुगणना 1951 में की गई तो राजस्थान में 2.41 करोड़ पशु थे। उस समय जो पशुगणना की गई थी वो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, टोंक, कोटा और किशनगढ़ में दोस्तों की गई थी। उसके बाद 5 वर्ष के अंतराल पर राजस्व मंडल के द्वारा पशुगणना की जा रही है। अभी तक टोटल 20 पशुगणना हो चुकी है और 20वीं पशुगणना जो है उसकी रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2019 को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जो गणना है वो जारी की। तो डेट को ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 2019। 20वीं पशुगणना में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार फील्ड से ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से घरेलू स्तर का डेटा का उपयोग किया जा रहा है। डायरेक्टली रूप से ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मंगवाई जा रही है। 18वीं पशुगणना 2007
18वीं पशुगणना हुई थी, इसको आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 18वीं पशुगणना के बारे में बात की जा रही है, तो 18वीं पशुगणना में पहली बार नस्ल के आधार पर मतलब कि ये पशुगणना की गई थी। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। राजस्थान का स्थान दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। राज्य में देश की कुल पशु संपदा का लगभग 10.7 है, 10.60% है। अगर पूरे भारत में 100 पशु हैं तो लगभग 10 या 11% या 10 या 11 पशु राजस्थान में रहते हैं, इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार मैंने उम्मीद और कोशिश की है कि बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे डेटा को आपको कम समय में मैं रिवाइज करवा पाऊँ। रेगुलर बेसिस पे अपनी ये सीरीज चल रही जो करंट अफेयर की है, जो रेगुलर बेसिस पे आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ करंट अफेयर भी करवाया जाता है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। 2021 के करंट के साथ प्रीवियस अभी जनवरी, फरवरी और मार्च का जो करंट अफेयर है वो भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर लगा हो कि कोई आपको हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।